बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हैं वो उस्ताद भी हैं, वो साफ़ी भी हैं, वो कालम निगार भी हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं मईशत में। उनका बड़ा इल्म है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम को हम फोकस करेंगे अपने मुल्क के माशी हालात के ऊपर भी और सियासी हालात का साथ साथ। वो आपको पता है मईशत और सहाफ़त दोनों जुड़े हुए होते हैं, सियासत भी साथ साथ होती है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा मुल्क जिन माशी मसाइल का शिकार है उसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आती है आपको? देखें अमजद इकबाल साहब, मईशत बुनियादी तौर पे नाम है आमदन और ख़र्च के मिज़ानिये का। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप इस असूल को अगर आप फ़र्द से शुरू करें, एक ख़ानदान से शुरू करें, एक शहर पर, एक मुल्क पर और पूरी दुनिया पर लागू करें तो कौमें वो तरक्की करती हैं, घराने वो तरक्की करती हैं जो अपनी आमदनी को, अखराजात को मतवाज़न रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके दो असूल हैं। एक ये है कि आप अपने अखराजात को अपनी आमदन के मुताबिक रखें। ये है मुस्बत तरीका कि मेरी आमदनी अगर 100 रुपये है तो मैं अपने अखराजात को 100 से नीचे रखूं और मैं अपना मिज़ानिया, अपनी मईशत, अपना बजट उसके मुताबिक बनाऊं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है और कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और उसके मुताबिक हमारी आमदनी नहीं है। हम अपने अखराजात को अपनी आमदनी के मुताबिक एडजस्ट नहीं करते और नहीं कर पा रहे। हमारी जो मुआशी मसाइल पैदा हुए हैं वो शुरू ही इस बात से हुए थे कि हमने अपनी अखराजात को अपनी आमदनी से बढ़ा लिया। ठीक है। और फिर उन अखराजात को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने नोट छापने शुरू किए जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक उससे फराते ज़र पैदा हो गया। नोट ज़्यादा हो गए, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ गए और नोट जो हैं वो पीछा करना शुरू कर दिया नोटों ने अशिया का। हाँ ठीक है। चीज़ें महंगी हो गई, इसको कहते हैं फराते ज़र। महंगाई होनी शुरू हो गई। एक सतह के बाद जब नोट छापने से हमारी मईशत में अदम तवाज़ुन पैदा होना शुरू हुआ तो फिर हमने कोशिश की कि हम कर्ज लेकर बैरून ममालिक से, वो एक लिमिट होती है ना जी, आप उससे ज़्यादा अपनी जीडीपी आपकी है उससे आप एक ख़ास रेशो से ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते। जी, वो 25% है। यानी हमारा सिस्टम जो था पहले वो गोल्ड सिस्टम था। यानी हमारे ख़जाने में जितना सोना होता था उतने ही नोट छापे जाते थे। ठीक है, यानी रिजर्व आपके पास उतने होने चाहिए। ठीक है। फिर हमने देखा ये पूरी दुनिया में ये रूल था, गोल्ड रिजर्व सिस्टम इसको कहते थे। ठीक है। फिर हमने देखा कि आबादी बढ़ती गई, जो नोटों की ज़रूरियात हैं वो बढ़ती गई। तो फिर हमने ये तय किया कि अगर अब सूरत हाल ये है कि नोट गोल्ड के 25% के बराबर नोट हम मार्केट में बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक है। कि अगर हमारे पास 100 रुपये का गोल्ड है तो हम 25 रुपये के नोट बेच देते हैं। ठीक है। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमें हमारी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब ये गोल्ड और जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं उनको हम देखते ही नहीं हैं। अच्छा, मैं सॉरी, इस पे हम फिर आगे चलते हैं ना, हम आगे निकल जाएंगे। फिर मुझे ये दो चीज़ें मैंने शुरू में आपसे जो पूछी है वो ये था, आपने जो बात की है उसमें एक तो आपने कहा कि जी अखराजात और आमदनी का जो मिज़ानिया है वो गड़बड़ है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि जी कि फिर ये अफरात-ए-ज़ार होता गया। मुझे ये बताइए कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपने बताया, ये तो आपने मईशत का असूल बता दिया ना, ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों, हमारा मिज़ानिया क्यों ख़राब हुआ? अच्छा, बहुत आपने अमजद इकबाल साहब खूबसूरत बात कही। आप देखिए कि हमारे यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है, यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ से इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा 9.3 ट्रिलियन रुपए की हमारी आमदनी है। 9,000 टैक्स रेवेन्यू की बात, टैक्स रेवेन्यू की हाँ ठीक है, 9,300 रुपये। ठीक है। जबकि हमारे अखराजात जो हैं वो 13,000 अरब रुपए और उससे ज़्यादा है।
इसका लेकिन मतलब इस वक्त तो हमारा बजट 15,000 का था। जी इस बार जो हमारा बजट आया नहीं, वो तो भी आना है ना, मैं पिछले की नहीं, बात पिछले कर- बजट की बात कर रहे मैं पिछले की कर रहा हूँ, हाँ। पिछले की। तो 4,000 अरब रुपए का हमारा खसारा है, यानी हमारी जो अखराजात हैं वो 4,000 अरब रुपए हमारी आमदनी से ज्यादा है। अब उस खसारे को पूरा करने के लिए वो खसारा क्यों है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ अखराजात ना, क्यों, अखराजात किस चीज़ के अखराजात हैं हाँ, अब आते हैं कि वो क्यों है इतना हमारे ज़्यादा, तो मसला अखराजात क्या है? की 3 बुनियादी आइटम्स हैं ठीक है। जिन पर हमें लाजमी खर्चा करना पड़ता है। पहली आइटम है हमारे जो कर्जे हैं, आलमी और अंदरूनी कर्जे, उन पर सूद की अदायगी प्लस असल ज़र की वापसी, सबसे बड़ी आइटम ये है। दूसरे नंबर पे हमारा जो खर्च है वो हमारे दिफाई अखराजात हैं, ठीक है, जिनको हम कम नहीं कर सकते। दो, तीसरा हमारा बड़ी आइटम जो है हमारे हुकूमती अखराजात हैं, हमारे रियासत को, हुकूमत को चलाने के जो अखराजात हैं। ये 3 आइटम अमजद इकबाल साहब ऐसे हैं जिन पर हमारे 82% हमारी आमदनी जो है हमारे वो चली जाती है। यानी अगर हम 100 रुपया, बाकी 18% बचता है, तो फिर भी हम डेफिसिट में क्यों जाते हैं? हाँ, अब 18% जो बचा है, 4 सूबे हैं आपके, उनको नहीं चलाना, नहीं चलाना ना, लेकिन आपने उसमें से हिस्सा ही देना ना, जो बचेगा आपको उसमें से हाँ देना जी, उनको। तो वो आपने हिस्सा जब देना है, फिर डेवलपमेंट नहीं करनी जो मरकज के। अभी देखिए आपके जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त भी वो सारे फ्रीज पड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन उसकी फंड्स तो हम एलोकेट करते हैं ना, फ्रीज होना बिल्कुल और चीज़ है। हाँ। लेकिन हमारे हर बजट के अंदर डेवलपमेंट बजट जो है, लेकिन ADP उसके जो है, बावजूद जो इतना 4,000 अरब का जो आप बताते हैं कि जी कि इतना हमारा डेफिसिट हो जाता है, और ये तो इस बजट की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो शुरू से हमारा ये ग्रेजुअली हर बजट में बढ़ता जा रहा है जी। तो और क्या उसकी हमारी वजह, मैनेजमेंट ही हमेशा से इसी तरह खराब रही है? अच्छा बात ये है कि हमने अपनी मीशत को, हम बात करते हैं 71 के बाद की, क्योंकि उससे पहले तो और चीज़ थी। 71 के बाद जब पाकिस्तान, ये जो मौजूदा पाकिस्तान है हमारे पास आया, तो हमने इसकी मीशत को चलाने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका इख्तियार किया। ये बहुत अहम बात है अमजद इकबाल साहब, कि होना ये चाहिए था कि हम पहले अपनी आमदनी का तखमीना लगाते, उसके मुताबिक हम अपने अखराजात तय करते, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम ना होती। हमने इसका उलट किया, हमने पहले लिस्ट बना ली अपने अखराजात की कि हमारे इतने अखराजात होंगे, हमने ये नहीं देखा कि आमदनी क्या होगी। कहाँ पे हमने किया वो ऐसा कि क्या किया क्या था वो, कोई 1-2 मिसालें देना उसकी कि जी कि हमने ये किया था। मसलन आप देखिए, सबसे अहम जो जिसने हमारे बजट के अंदर डेफिसिट पैदा किया और खसारे की सरमायाकारी शुरू की, वो हमारे फौजी अखराजात हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो उससे पहले भी थे जी, पहले भी थे आपके? नहीं, लेकिन ये तो आप क्या आप 60s को आप इसमें से निकाल देते हैं? उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। उस वक्त तक हम सीटो और सैनेटो के मेंबर थे और हमें बेबहा अमरीकी और मगरबी ममालिक की इमदाद मिलती थी। असल में देखिए ना, बात यह है कि आप इमदाद पे अपना डेफिसिट पूरा कर रहे थे, तो आप तो उस वक्त भी मिजानिया ठीक नहीं था। नहीं, लेकिन उस वक्त तो मैं महसूस नहीं हुआ ना। नहीं, महसूस होना या ना होना एक अलग बात है। उस वक्त तो आप गंदम भी किराए की लेके, वो मुफ्त के लेके खाते थे, अपनी पैदा भी नहीं करते थे। और आज कम से कम आप गंदम तो अपनी पैदा कर रहे हैं ना जी, गंदम आपकी सरप्लस में है, सरप्लस में, ठीक है। तो उस वक्त तो आपके पास खाने के लिए गंदम भी नहीं थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जी बड़ा इक़्तिसादी तरक्की का दौर था उस वक्त, और वो सिर्फ इमदाद के ऊपर था ना। उसकी ख़ास वजूहत होंगी, हमें मिलता था, और उन वजूहत का शायद आप जिक्र ना करना चाहें यहाँ पे, लेकिन थी वो वजूहत। उसके बाद जब 70s का आप जिक्र करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, उसमें भी हुआ, वो बढ़ गया। और दूसरी वजह ये हुई कि डिवेल्यूएशन की, इससे भी आपको फ़र्क पड़ता है ना, कि जब ये होना शुरू हुआ, रुपए की वैल्यू डाउन होना शुरू हुई और डॉलर महंगा होना शुरू हुआ, तो आपके ऊपर बोझ बढ़ता गया कर्जों का। इसमें सबसे अहम, लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि उसके बावजूद 2008 तक तो हम कोई इतना कोई बहुत बड़े बोझ तले नहीं थे। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। इस 2008 तक हमने 2 आलमी जंगों के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। 79 से लेकर 89 तक हम सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो अमरीकी इत्तेहाद था, उसके अंदर हम फ्रंट लाइन रियासत बने। हमने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत फौजों को काउंटर किया,
अफ़गान जहाज़ की मदद की और उसके नतीजे के अंदर डॉलर, अमजद इकबाल साहब, पाकिस्तान की गलियों के अंदर जो डॉलर है वो पानी की तरह बह रहा था। मैं आपको ज़ाती वाक़या बता देता हूँ। मैं उस वक्त छोटा होता था, तो मैं कराची गया, तो कराची में टैक्सियों वाले, घोड़ा गाड़ियों वाले, टांगों वाले, बगियों वाले वो डॉलर के अंदर किराया लिया करते थे। इतनी यानी डॉलर की रेल पेल थी। फिर उसके बाद हम 2000 के अंदर, 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ, तो उसके बाद उस वक्त हुकूमत किसकी थी जी? उस वक्त हुकूमत दोनों दफा हुकूमत जो है वो फौज की थी। नहीं, मैंने शख्सियत का नाम पूछा था। पहले जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। हाँ। जिस वक्त अफगान जहाज हमने शुरू किया, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अलैहि रहमा की हुकूमत थी। और मैं ये समझता हूँ, वैसे मैं एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो एक लेकिन ज़ियाउल हक ने 79 में जिस वक्त सोवियत अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई, तो अच्छा ये एक मुझे ये बताइएगा, मैं असल में चूँकि आपने बड़ा डॉलर का जिक्र किया कि बड़ा डॉलर गलियों में, कोई शक नहीं, मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा कि उस वक्त बड़ा यहाँ पे रेल पेल आ गई, डॉलर बड़ा आया आपकी। और ये 2008 तक का भी जिक्र मैंने इसीलिए किया, आपको 2008 तक भी डॉलर मिलता मैं वही कहा ना, दूसरी बार ये जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, लेकिन वो जिस के इवज मिलते रहे आपको, जिस खिदमत के इवज मिलते रहे, तो उसके बाद हमने उसी की वजह से हमें नुकसानात का सामना भी तो करना पड़ा ना। नहीं, असल बात ये है कि ये 79 से ले लें और 2008 तक का अगर दौरानिया दरमियान में देखते हैं, दरमियान में छोटे छोटे स्पॉट जो कभी 2-2.5 साल की, 1.5 साल की ये वो चीज़ें आती रही ना, उनको हम निकाल देते हैं ना। बाकी तो ओवरऑल वो एक मखसूस हुकूमत थी ना। जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें बड़े डॉलर शॉलर आए, लेकिन वो गए कहाँ पे? बहुत खूबसूरत आपने, अवाम को तो नहीं मिला उस वक्त भी कुछ, और उसके बाद हमने क्या मिला? नहीं, क्या मिला बताएं ना जी। आप देखिए कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, 11 साल दौर के अंदर पाकिस्तान एटमी रियासत बना और पाकिस्तान की जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हुआ। नहीं देखिए, बात यह है कि मैं आपकी बात, आपका एक नुक्ता नज़र हो सकता है, इसके ऊपर मेरे पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पर हम बात करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले पाशा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में पैसा तो बहुत आया, चाहे वो 79 के बाद के हालात हों, वो एक अलग बात है कि वो कोई उससे इख्तलाफ कर सकता है, कोई उससे इतफाक़ कर सकता है। फिर 2002 के बाद या 2001 के बाद की जो सूरत हाल, 9/11 के बाद की जो सूरत हाल, हम अगर इसको ऐसे कहें, उसके बाद भी पाकिस्तान के पास पैसा तो बड़ा आया। फिर पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया, उसको भी हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि उसके दौरान भी, उसके बाद की जो सूरत हाल थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में पैसा बढ़ाया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ पे? हम बात कर रहे थे कि वो पैसे का इस्तेमाल क्या हमने किया। तो पाशा साहब, आप फरमाइएगा कि जब हम बात करते हैं कि जी कि उन जंगों की, उसके जो असरात पाकिस्तान ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, भुगते बाद में, हमने 2008 के बाद बहुत भुगता, आज तक भुगत रहे हैं। अभी तक हमारे जो जवान, मैं समझता हूँ, पहाड़ों के ऊपर और सरहदों के ऊपर जो उसी के मतलब इन्हीं दोनों अदवार के जो, और उसके बाद जो होने वाली सूरत हाल है, उसी का खमियाजा अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वही भुगत रहे हैं हम सारे, और हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, उसके ऊपर जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन वो जो पैसा उस दौरान में आया, उसको हमने किस इस्तेमाल में किया, क्या हमने उस पैसे का? अमजद इकबाल साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है, और ये आपकी तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस वक्त बना था तो इसकी टोटल जीडीपी 45 बिलियन जी ठीक डॉलर के बराबर थी। और इस वक्त डॉलर 1 रुपये का था जी, ये भी ज़हन में रखिए। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 330 बिलियन डॉलर के बराबर है। 3,300 अरब डॉलर के बराबर है इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी। आपने बहुत नहीं, जीडीपी नहीं है इतनी जी, आप मईशत का आप उसको जी, मैं वही बता रहा हूँ, कैसे जीडीपी नहीं, जीडीपी नहीं, पाकिस्तान की मईशत का जो हुजम है वो 3,300 अरब डॉलर है। जी अमेरिकी डॉलर। तो आपने कहा पैसा कहाँ गया है? पाकिस्तान ने जितना ये पैसा कमाया, उसमें पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल किया।
इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की 7 जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी मुसल्लह फ़ौज को नाकाबिले तस्खीर हद तक मजबूत चले किया। मैं मेरी सुने, जी मुझे- सुनाइए आप सवाल का सुनाइए पूरा। जी 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 बिल्कुल तीसरा, ठीक है। पाकिस्तान ने 70 के बाद अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको दुनिया के जदीद तरीन ममालिक के बराबर लाया, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की मुआशी मीशत का जो हजम है वो 330 बिलियन डॉलर के बराबर पहुंचा है। और आज इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो 250 मिलियन के बराबर है, 25 करोड़ के 25 बराबर करोड़, है, हाँ। और आज एक भी बंदा जो है पाकिस्तान का वो भूख से नहीं मर रहा है। पाकिस्तान का एक बंदा भी जो है वो पानी ना होने की वजह से नहीं मर रहा है। हिंदुस्तान जिसकी हम मिसालें देते हैं उसके करोड़ों इंसान जो हैं आज भी फुटपाथों पे रात को सोते हैं। उसके ऊपर देखिए बात यह है कि हम आते हैं उस पे इस तरफ भी, लेकिन जो आपने बात की है कि देखिए हमने एटम बम बनाया इसलिए हम माशी मसाइल का शिकार नहीं हैं। नहीं नहीं आप ये हम कहना चाहते हैं हमने हाँ, अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने देखिए, के लिए इंडस्ट्रियल बादशाह सेक्टर साहब, को डेवलप किया। कहाँ किया आपने? तो आज ये 330 अरब डॉलर की देखिए जो बात मईशत है ये कैसे बनी है? तो फिर रोते क्यों हैं? एक मिनट, क्या मसला क्या है? एक मिनट, हम मुझे ये बताइए, आज आपने 2008 का हवाला दिया, 2008 में आपको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी थी और आज हमारी एक्सपोर्ट कितनी है? उस वक्त तकरीबन 15 बिलियन डॉलर थी। आज कितनी है? आज 25 बिलियन डॉलर है। बढ़ गई ना? 25 भी नहीं बल्कि 22 बिलियन, तकरीबन 25 है। ये 2011 में गई थी 25 बिलियन डॉलर पे। बढ़ गई ना? बिल्कुल बढ़ ऐसे ही, गई। हाँ। हमारी टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है पिछले साल 70 अरब डॉलर के बराबर हुई है। हाँ, ऐसे ही हमने है। मुख्तलिफ जराए से जो ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है, ऐसे तो ये बस तरक्की उसमें- नहीं है क्या? ये तरक्की नहीं है। मैं पाशा अब साहब, अगली बात, हाँ, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है हाँ। वो कितनी है आपको पता है? हाँ। खिते के अंदर आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान में कोई मसला नहीं? नहीं, पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल तो हैं। फिर मसाइल क्या हैं? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है। हाँ। आपकी नजर खाली गिलास पर है। हाँ। पूरी कौम को मीडिया ने इस बात पे लगाया हुआ है कि मर गए, लुटे गए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। आज हम जब छोटे थे, आप भी उसी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दिन गोश्त पकता था। ठीक है। और चिकन जो है वो शायद जब मामू नानी मेहमान आते थे तो फिर उस वक्त पकाया पकता जाता था। ऐसे ही। आज हमारे बच्चे जो हैं वो बगैर चिकन के खाना नहीं खाते, बगैर गोश्त पके हमारी कोई हांडी तैयार नहीं होती। तो ये तरक्की नहीं है? बहुत तरक्की हम है। ये जो कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, आगे ईद पर एक जोड़ा मिलता था। वो मेरी बात सुने, ये तरक्की नहीं है? मेरी बात सुने तो फिर हमें प्रॉब्लम अभी क्या? हमने मुझे ये बताएं, इन कपों के अंदर मुझे जो ये चाय बताएं, पी है वो हाँ। टॉप क्लास की चाय है, 3 दफा हम पी चुके हैं। तो ये क्या तरक्की की अलामत नहीं है? बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर रोना किस बात का? हाँ, ये मुझे बताएं। असल मसला हमारा ये है गैर मुनसिफाना तकसीम दौलत। ये क्या असल मसला ये नहीं, है। ये कैसा मसला? असल मसला ये तो है। सारी दुनिया में हमेशा से है जी, लेकिन ये हमारे तो यहाँ- क्या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ वहाँ भी पे है। सब हर बंदे के पास एक जैसी दौलत नहीं, है? बिल्कुल नहीं है। क्या जो गरीब तरीन मुल्क है वहाँ पे एक जैसी है? नहीं, है। उसकी वजह ये तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये हमारे तो यहाँ- दुनिया का कुदरत का निज़ाम है कि वहाँ पे हर बंदा बराबर नहीं हो 5 सकता। उंगलियां जब बराबर नहीं है तो दौलत तो देखिए ज़ाहिर बात बराबर नहीं हो सकती। मैं चले थोड़ा सा मैं इसको वजाहत कर देता हूँ इस बात की। मैं जो कहना आपसे चाह रहा था, आपने जो बड़ी अच्छी बड़े खूबसूरत तरीके से आपने कवर किया सारे मसले को। मुझे ये बताइए कि जब आपके पास डॉलर आए, आपके पास पैसा आया, आपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कितने पैसे लगाए? बहुत आपने आला बात कही है। हमारे यहाँ जो बैरूनी कर्जों का हुजम है, इस पर अगर थोड़ी सी तहकीकात की जाए तो हमें सुनकर हैरानगी होगी कि इन कर्जों का बेशतर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च हुआ है। तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कोई इसमें कोई बुरी बात मैं क्या उसी है? तरफ आ रहा हूँ। हाँ। आप देखिए, क्या पाकिस्तान, आपको पता है कि बरतानिया के अंदर मोटरवेज कब बनी थी? 60 की दहाई में। हमने मोटरवेज कब बना ली है? पाकिस्तान की M5 तक चली गई है मोटरवे। ऐसे ही है। यानी अब कराची से M5 लेकर, नहीं, अब तो M20 तक ठीक चली है। गई। आपका ये रिंग रोड M20 है। ठीक है, कराची से लेकर पेशावर तक पूरी जो मोटरवेज है, बल्कि इससे आगे चली गई ठीक ना है, अब तो वो नई बन सी गई। पैक के हाँ, जरिए हाँ, आगे चली गई हैं। हाँ। आप अगर लाहौर, इस्लामाबाद,
कराची और ये बड़े पाकिस्तान के शहर देखें, क्या इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ के शहर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारे जो शहरों में जो गाड़ियों की तादाद है, हमारे शहरों के अंदर जो एयर कंडीशनर्स की तादाद है, हमारे मुल्क में आप जो यूनिवर्सिटियों नक्शा खींच रहे हैं पाकिस्तान का, वो तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क वाकई है। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है, इसमें तो कोई हर शक बंदा नहीं। ये बात क्यों करता है कि जी पाकिस्तान बड़े मसाइल का शिकार है? मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं वो? हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कि हमारे पास दौलत है लेकिन उसकी तकसीम का निज़ाम ठीक नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हमें क्या आप बता सकते हैं कि आज भी कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि हमें 1 लीटर दूध भी खालिस मिलेगा? हालांकि हम दुनिया के 5वें बड़े दूध पैदा करने वाले मुल्क में शुमार होते हैं। क्या हमें आज रोटी 20-25 रुपए की मिलती है? ये बहुत महंगी नहीं है। हालांकि हम दुनिया के 5 बड़े वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री में शुमार होते हैं और हमारी उगाई हुई गंदम जो है वो मशरक़ वस्ता में भी जाती है और अफगानिस्तान भी उस गंदम पे पल रहा है। अच्छा, मुझे बताइए एक चीज़, चले एक चीज़ थोड़ी सी इस पे हम बजाय कि हम लंबी बात करें, आपने रोटी की बात की, रोटी 5 रुपए की होनी चाहिए जी, ऐसे ही आप समझते हैं ना, या 10 रुपए की हो चले, कैसे मुमकिन है? बहुत आपने आला सवाल किया है। बात यह है कि हमने अपना जो ज़री निज़ाम है, निज़ाम ज़र जिसको दौलत का निज़ाम कहा जाता है, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो हमने यहूदियों के हवाले किया। नहीं देखे, बात यह है कि नाम से घबरा गए। नहीं, मैं नहीं घबरा नहीं गया। मैं कहता हूँ कि बात फिर और तरफ चली जाएगी ना। मैंने इसलिए आपको, मैं कहता हूँ कि अपने मुल्क में जब आप 5 रुपए की या 10 रुपए की रोटी की बात करते हैं तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको गंदम की कीमत 39 रुपए मन नहीं रखनी चाहिए फिर, नहीं, ठीक है ना? आपको मैं समझता हूँ 10,000 रुपए मन कर देना चाहिए। आपको पता है दुनिया में सबसे, तो फिर वो रोटी 10 रुपए की कैसे देंगे? सब्सिडी पूरी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक खाने पीने की चीजों के प्रोड्यूसर जो है उनको सब्सिडी देते हैं। अमेरिका जैसी मैशत में एग्रीकल्चर्स को, किसानों को जो ये चीजें पैदा करते हैं उनको 200 अरब डॉलर सालाना की सब्सिडी दी जाती है ताकि खाने पीने की चीजों की कीमतें कम रहें। अच्छा, चलें इसको हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। आपने पिछले साल गंदम की कीमत कम थी, आपकी 3600 रुपये मन थी जी, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में 7000 रुपये मन थी, ठीक है। तो आपके मुल्क से गंदम खत्म हो गई थी, ठीक है। वो कहाँ गई? चली गई। कैसे गई? क्योंकि बाहर महंगी थी। तो कैसे गई ना? स्मगलिंग। तो किसने की स्मगलिंग? हमारा जो, तो उसको कैसे रोकेंगे? मामला तो ये है कि जब आप सब्सिडी की बात करते हैं अपने मुल्क में, देखें मामला ये है कि एक जब आपकी प्रोडक्शन है, यहाँ पे ज़रूरी प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, हम सनती प्रोडक्शन की तरफ अभी मैं आऊँगा आपको उस तरफ भी लेके। जब हम ज़रूरी पैदावार की बात करते हैं, चाहे गंदम है, चाहे चावल है, चाहे बाकी जितनी भी आइटम्स हैं, दालें हैं, दूसरी चीज़ सब पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में होती हैं और बड़ी गुंजाइश है अभी उसके ऊपर। अभी जो SIFC ने एक फ़ैसला किया, ग्रीन पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट दिया, उसमें अभी सरमायाकारी आ रही है, वो कतर से, UAE से, सऊदी अरब से, उसमें चाइना की तरफ से भी उसमें सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान में ये ज़रूरी पैदावार में इजाफा होने जा रहा है, अगले 1-2 सालों में हम देखेंगे होगा। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट से जब आप बराबर पे नहीं रखेंगे वो चीज़ें, उसकी पैदावार के इनपुट्स के जो प्रोड्यूसर हैं उनको आप उसकी नहीं करेंगे, उनको नहीं देंगे उसका मुआवजा। पहले नंबर पे तो ये है कि उसकी पैदावार कैसे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब आपकी इनलैंड एक आइटम सस्ती है, अवेलेबल है मार्केट में, उसको आप आपके इर्द गिर्द की मार्केटों में बहुत महंगी है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं आपको? वो तो स्मगलिंग होगी ना। तो उसको, उसकी बजाय इसके कि आप उसकी कीमत को अपने मुल्क में उसकी स्मगलिंग को रोकने के चक्कर में आप रोकनी चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाएं? ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको देखिए ना, बात यह है कि ये महंगाई की जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया 20 रुपए की रोटी लेना, अगर एक तनख्वाहदार आदमी की तनख्वाह को उसकी 32,000 इस वक्त मिनिमम वेज रखी गई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, 32,000 है, उसको 50,000 कर दें तो रोटी की महंगाई का जो फैक्टर है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, किसी हद तक हो जाता है ना? नहीं होता। पाकिस्तान में आपने पहले किया कि पाकिस्तान का पहला बजट क्या था, उस वक्त रोटी कितने की, आटा कितने का था, गंदम की क्या रेट था, चावल का क्या रेट था।
आज तो वो रेट नहीं जा नहीं सकता। सही। लेकिन दूसरी तरफ जो जो बढ़ती गई इनकम अगर बढ़ाने की कोशिश की गई, असल में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप हर आदमी की इनकम को नहीं बढ़ाते, ये यहाँ पे कारोबारी तबका तो अपनी इनकम बढ़ा लेता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई का। आप मुझे बताइए कि एक ये जो बायर, ये शॉपकीपर है, एक छोटा सा, हम उसको कहते हैं, चले ठेले वाला है, ठेले वाला, हाँ हम उसको ले लेते हैं। ये जो बाहर केले अमरूद लगा के बैठा है, उसको केले पहले मिलते थे 20 रुपए दर्जन, अब उसको मिलते हैं 50 रुपए दर्जन, वो आगे 70 रुपए दर्जन बेचता है। उसने अपना वो लेवल वही ठीक है ना? रखा हुआ नहीं, वो नहीं रखा हुआ। पहले वो 20 रुपए की ला के 25 रुपए की बेचता था, या 30 रुपए की बेचता, अब 50 रुपए की ला के 70 रुपए की बेच रहा है। वो 20 रुपए उसने अपनी इनकम बढ़ा ली। ठीक है। ये लेकिन आप अगर तनख्वाहदार आदमी है, आपकी तनख्वाह वही रहेगी, तो मुतासर तो आप होंगे। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो मुतासिर होने वाला तबका है वो तनख्वाहदार है, क्योंकि उसके तो फिर पास इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो जो हम बात करते हैं सारी, उसकी बजाय अगर हम इस तरफ तवज्जो दें, लोगों की आमदनी बढ़ाएं, लोगों को रोज़गार दें, उसके लिए आपको सनती तरक्की करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चाहे वो 70s का दौर हो, 80s का दौर हो, 70s की को तो निकल आए ना, आगे चले, 80s का दौर हो, इवन के 90s का किसी हद तक, और 2000 के बाद की, वो आपकी सनती तरक्की की तरफ लोगों के लिए रोज़गार मौका पैदा करने के लिए क्या किया गया और आज तक क्या किया जा रहा है। अच्छा, एक मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन टोटो आपको बात बताऊं। हाँ, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ना, ये इन बातों से अब हमारी मईशत जो है वो आगे निकल चुकी है। अच्छा, अब हमें रोजगार की जरूरत नहीं रही, मैं कुछ और हमें सनती तरक्की की जरूरत नहीं मैं रही। कुछ और कह रहा हूँ। हाँ। अब ये टोटकों से काम चलने वाला नहीं है कि जनाब महंगाई है तो इसको काबू करने के लिए थोड़ी जी आमदनी बढ़ा दो और जनाब थोड़ी जी फैक्ट्री ला लो। अब एक हमगीर तब्दीली की ज़रूरत है। मईशत को ठीक करने के लिए हमारे 80-85% जो अखराजात हैं वो लगे बंधे हैं, उनको हम छेड़ नहीं सकते, जिसमें कर्ज़ों की वापसी है, कर्ज़ों पर सूद है, दिफाई अखराजात हैं, सरकार को चलाने के लिए जो है वो है, और फिर हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो बीमार, उनकी तो खैर निजकारी शुरू हो चुकी है नहीं ना, वो तो हम 20-25 साल से कर रहे हैं ना। अभी हर तो आने क्या वाली हुकूमत जो है वो कहती है कि हम निजकारी कर रहे हैं, और वो कुछ इदारों की निजकारी करती भी है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बोझ वहीं का वहीं है। तो ये तो इस तरह के जो टोटके हैं ये। अच्छा चलें, टोटके नहीं, आप सोच के मुझे बताइएगा कि इसका फिर हल क्या है। मतलब अगर टोटके नहीं करते, लेकिन इसका कोई हल भी तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो मुलाकात वक्फे के बाद होगी, तो मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाशा साहब, हम वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि मईशत को बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपकी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती थी बिजली के बिलों में, इस दफ़ा तकरीबन 3.5 रुपये पर यूनिट उन्होंने डाउन किया। जो अभी बिल आएंगे ना लोगों को इस महीने के लिए, एक महीने के लिए नहीं, एक महीने के लिए जब बढ़ती है उस वक्त भी एक महीने के लिए बढ़ती है। नहीं, हर महीने ये बढ़ती है। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुने। दो चीज़ें हैं ना, जो एक तो आप उसकी बेस प्राइस को बढ़ाते हैं, वो होती है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब कभी ओगरा को केस है, लेकिन हर महीने बढ़ती रही है पिछले 4-5 महीने से। हमें हर महीने 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अपने बिल से। इस बार आपका 3.5 रुपये पर यूनिट एक, और जो समाही एडजस्टमेंट है उसमें भी तकरीबन 2.5 रुपये पर यूनिट डाउन है। ठीक है, ये आपको एक रिलीफ मिल रहा है ना इस वक्त, तो इसकी क्या वजह है? ये किसकी मैनिपुलेशन है? अच्छा, ये आप बिल्कुल मतलब चीज़ों को समेट के 3 महीने पर ले आए हैं। नहीं, मेरे एक बात सुने ना, 5 साल के अंदर, 5 सालों के अंदर बिजली के रेट्स जो हैं वो 15 रुपए पर यूनिट से बढ़कर 45 रुपए तक चले गए। नहीं, इससे ऊपर चले गए, 70 रुपए तक के चले गए। ठीक है, तो आप वो उसमें 3 रुपए की कमी को आप बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा, मैंने ये नहीं कहा 3 रुपए नहीं 30 रुपए, मैं 3 रुपए को 3 रुपए मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपने जिन रिपोर्टों का हवाला दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपने कहा है ना, उसमें भी लिखा हुआ है क्या कि जनाब ये जो बिजली के और फ्यूल की जो कीमतें हैं ये कम होने वाली नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एनर्जी के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो हजारों अरब रुपए
3,000 अरब रुपए है, मैं थोड़ा आपको है एग्जैक्ट फिगर थोड़ा- बता थोड़ा दूं। है नहीं, ये, लेकिन इसमें 3,000 अरब एक रुपए, मिनट, एक और ये मिनट। बढ़ता जा रहा है सर नहीं, जी। यही मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ। कि देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो ये हुआ, ये है कि इस वक्त वो फ्रीज है, वो उसको यानी बढ़ने से रोक दिया गया है। ज़ाहिर है वो सारा पास ऑन किया जा रहा है हो, पब्लिक देखिए, को, बात ये रेट बढ़ाए जाते ये हैं। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क में ऐसा बिजनेस है, कोई एक बिजनेस जिसमें आप 10 रुपए की चीज खरीद के आप 8 रुपए की बेचें? अल्लाह भला करे। मुझे ये बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि चोरी की हुई चीज जो अपनी नाअहलियों की वजह से लाइन लॉसेज हो रहे हैं, वो जो बिल देने वाले हैं उन पर डाल दिया जाए? कौन सा मुल्क है ऐसा जो करता टोटल है? ये ऑपरेटिंग नालायकी एक्सपेंस है है ना, ये ठीक है। नालायकी है। देखिए- और पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हैं, ये मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन है। कैसे? चले यही बता दें, हाँ, कैसे बताएं मुझे। एक IPP के ऐसी साथ मुआहदे इस जो हैं- वक्त आपको पता है टोटल प्रोडक्शन आपकी कितनी है? जी नहीं, आप मैं- वो आप डाइग्रेस ना करें। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे मैं आपने आपको जो कह रहा सवाल हूं कि पूछा है इस IPP वक्त- का, मैं वो इस बताता वक्त- हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बिजली की कंपनियों को उस चीज की भी अदायगी कर रहे हैं, उस बिजली के यूनिट्स की भी अदायगी कर रहे हैं जो उन्होंने पैदा भी नहीं की। यस, उसकी वजह क्या है? मुआहदे नहीं मुआहदे, उसकी गैर वजह मुनसिफाना नहीं मुआहदे। नहीं पाशा साहब, ऐसे नहीं है। जी, देखिए वो- उसकी वजह यह है कि हम उनसे बिजली हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए इंडस्ट्री नहीं है, हाँ। तो इसलिए हम उनको अब एक होता है कैपेसिटी चार्जेस जिसको कहते हैं, वो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। चार्जेस क्या बात है मुझे ये कि हम बताएं, बिजली लें या ना लें? यस, कि हमें अगर पैसे आपके देने हैं। ये वो बंद इसलिए पड़े हैं कि हमें जरूरत नहीं है बिजली की। हाँ जी। तो क्यों नहीं है जरूरत? इसको क्यों नहीं सोचते? मुझे ये बताइए कि हमें जरूरत नहीं है, उसके बावजूद हम उनको भाई पैसे भाई देते रहे। उन्होंने ये जुल्म सरमायाकारी है। यहाँ पे क्यों की? जी। वो क्यों करे यहाँ पे सरमायाकारी? इंडस्ट्री लगाए ना। पूरी दुनिया मेरी बात- के अंदर पूरी क्या दुनिया में ऐसा ही ऐसी होता है। चीज यस, जो सारी इस्तेमाल दुनिया ना में- हो? सारी दुनिया में ये होता है कि कैपेसिटी चार्जेस होते हैं। अगर आप सरमायाकारी यहाँ पे करवाना चाहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर या कोई भी मुल्क करवाना चाहता है, वो कहते हैं जी हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन आप खरीदेंगे ही नहीं, आप सरकार के लिए कर रहे हैं, आप नेशनल लेवल के लिए, तो हम कैसे क्या करेंगे? सरमायाकारी को उठा के कारखाने वापस ले बड़ी जाएं। खूबसूरत आपको एक बात कारखाने बताता उठा हूं। के बड़ी वापस बहुत उसकी प्यारी आप जो बात करने वाली है ना, मैं सिर्फ वो आप कीजिएगा। मसला ये है कि हमारे पास उनकी बिजली लेके इस्तेमाल करने के लिए जगह ही नहीं है। अब इसलिए ये मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम नहीं गए, और ये हमारा जुर्म है। अच्छा, उस वो जुर्म को मुआहदे क्यों नहीं जुर्म इस्तेमाल नहीं कर- है? नहीं, वो मुआहदे अच्छा, जुर्म मुझे अगर आप इस इजाजत वजह दें से कि वो 9 सेंट है मुआहदे, जो मुआहदा है इस वक्त कितनी प्रोडक्शन कास्ट है? मुझे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ नाजरीन के लिए। अमजद इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत बड़े दानिश्वर हैं। नहीं, मैं दानिश्वर नहीं हूं, मैं तो आपको वो जो चीजें देखिए, बात ये है, वो हकायक आपके सामने रख रहा हूं। ROI, हाँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है, हाँ। पूरी दुनिया के अंदर जो मुआहदे किए जाते हैं और जो सरमायाकारी की जाती है, उसमें जो इंक्यूबेशन का पीरियड है वो 20 साल होता है। कि यानी हमने अगर आज सरमायाकारी की है तो इसका साइकिल 20 साल में मुकम्मल होगा। 20 सालों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी वापस आएगी और प्रॉफिट भी आएगा। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो मुआहदे करके जो इन्वेस्टमेंट की गई बिजली के प्लांट्स के अंदर, वो 5 साल के उस ROI पर की गई कि जो हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट देखिए, जो मैं ये जुल्म असल है, में ना, नहीं, ये देखिए, जुल्म है। नहीं, ये एक 20 साल में ये जो एक- इन्वेस्टमेंट ओ, पूरी होनी थी, पाशा साहब, ये 5 साल में पूरी नहीं, करके वो नहीं, ले गए। ना पाशा और हमारी साहब, हुक्मरानों ने उनको ये मौका दिया। नहीं, इस ये तरह जुल्म से- है। नहीं, ये एक सोच है जिसका आप इजहार कर रहे हैं। देखिए मामला क्या है, जब हम बात करते हैं उस वक्त हमारे पास ये बत्ती जलाने के लिए हम यहाँ बैठ के लाइट में बात कर रहे हैं ना, हमारे पास बिजली नहीं थी। ठीक है, एक कार के आपको याद होगा यहाँ पे खड़ा रहा आके एक तुर्की का जहाज, ठीक है, उसको क्यों भागना पड़ा यहाँ से? कोई याद है आपको? आपका एक चीफ जस्टिस था, वो भी याद है आपको? उसने उसको आने नहीं दिया, लगने नहीं दिया, और उसकी बुनियाद पर हमने एक वज़ीर आज़म का नाम ही राजा रेंटल रख दिया। याद है रेंटल? ठीक है, क्या हम तो यहाँ पे ये है प्रोपेगेंडा बेसिकली। उसकी वजह ये है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ की, आपको ज़रूरत है, एक आपके पास नहीं है, आपके पास घर नहीं है, फर्ज करें। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं इसको ना, हम इसमें फंस जाएंगे, इसके ऊपर IPP के ऊपर आपके पास एक अलग प्रोग्राम मैं करूंगा, ठीक है। और जो आपकी सोच है ये एक खास प्रोपेगेंडा है। मैं फिर ये क्लियर बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो IPPs नहीं, उसके बाद आने वाले भी, ये मियां नवाज शरीफ के दौर में भी IPPs आए, उन्हें 10,000 मेगावाट के किए ये प्रोजेक्ट्स लगाए, ठीक है।
मामला इस वक्त भी आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन जो बिजली की है वो नहीं आईपीपी से है, आपके पास उसके अलावा क्या लगा हुआ है, कितना तरबेला है, उससे कितनी पैदावार होती है। बंद कर दिया, हाइडल यूनिट बंद कर दिए। आपके आईपीपीज पास को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने जो अपना यूनिट तो बताएं, तरबेला और मंगला के अलावा हाइडल का यूनिट कौन सा है? मुझे वो बता दे, चलो दो यूनिट बता दे मुझे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मुझे ये बताइए कि पब्लिक को ये जो 45 और 50 रुपए का यूनिट मिल रहा है, इसका सबब क्या है? ये इसका सबब ये है कि आपकी प्रोडक्शन कास्ट इतनी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है, वो डाल के आपको जब या तो आप अपनी जेब से, उसमें सर्कुलर डेट का आपने खुद जिक्र किया कि हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है, अजाब बनता जा रहा है, उसको रोकने का एक ही था कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रोडक्शन कास्ट मिला के आप तक जितने का यूनिट मिलता है उतने का आपको दे। आपका मतलब है 50 नहीं 100 रुपए का यूनिट हो जाए? मैं नहीं, क्यों 100 रुपए का यूनिट? ऐसे ही होगा ना, आप जो फार्मूला बता रहे हैं कि चोरी कोई करे और उसका बिल जो है वो बिल देने वाले पे डाल दिया जाए। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बात होती है, ये गुफ्तगू के लिए बात होती है कि जी चोरी के पैसे, चोरी रोकना चाहिए ना, चोरी को तो रोकना चाहिए, लेकिन बहरहाल बात ये है कि हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम अलग से इसमें बिजली के ऊपर रखेंगे। लेकिन मसला ये है, मुझे ये बताएं कि हम अपनी मईशत को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो कर रहे थे कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है, हुकूमत के जो इकदाम हैं जो इस वक्त कर रही है, उनको क्या जो इदारों की इन इदारों की रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में अवाम के लिए क्या कोई बेहतर है? आने वाले दिनों में कोई उसको आसानी मिल सकती है और वाकई पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, या हम ये भी सिर्फ ऐसे ही बातें या किसी और प्रोपेगेंडे के शिकार ये भी हो जाएंगी? लेकिन ये आप ये सोचिएगा, इसके ऊपर सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाशा साहब, हम बात कर रहे थे कि जो इस वक्त एक उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक तो इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स हैं, एक अभी रिसेंटली जिस वजह से इदारे जो रिपोर्ट्स देते हैं, जिनका आपने कहा था कि ये उन आलमी साहूकार इदारों के ये आला उस निज़ाम का हिस्सा है, उसी वजह से ये देते हैं ताकि पाकिस्तान को आसानी से कर्जे मिल जाए। हालांकि कुछ लोगों की राय ये है, वो तो पाकिस्तान का गला दबाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर्जे देकर दबाएंगे। नहीं, वो तो उनके लिए आसानी है ना कि ये पाकिस्तान को वो दिवालिया करार खुदा न खास्ता, जो कर्जा देने वाला होता है ना, वो कभी नहीं चाहेगा। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले से, मिलता रहेगा। तो फिर अच्छी बात है ना, ये फिर पाकिस्तान के लिए आसानियाँ होंगी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो रियल, जिसका मैंने बार बार हर आपसे सवाल भी किया कि पाकिस्तान में ज़राई तरक्की, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सनतकारी और फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ, पाकिस्तान की ट्रेड जो है उसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अभी जो वज़ीर-ए-आज़म गए थे सऊदी अरब, वहाँ से जो दो आपको इशारे मिले हैं, इशारे क्या मिले हैं, कन्फर्म बात है, इलामिया जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात का जो इलामिया था, उसमें $5 अरब की पहली इसी MBS ने इमरान खान के दौर में $25 अरब की सरमायाकारी का कहा था। छोड़ दें ये बातें, नहीं सब ड्रामे हैं ये। $25 अरब की सरमायाकारी इमरान खान। पाशा साहब, बात ये है कि आप बात तो सुन लेना, पहले बात सुन लें फिर कीजिएगा बात उस पर। मामला ये है कि जी कि ये उन्होंने कहा था कि हम देते हैं, और ये जो मैं इस पे फिर मैं लंबी बात हो जाएगी। ये जो स्टेट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं ना, उनकी बात को, वो आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती होती है जिस वजह से वो पीछे रह जाती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ वरना आपको ये जो आपको पता है, आपका सैंडक प्रोजेक्ट, आपका जो बलूचिस्तान के जो सारे मामलात हैं इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, अभी जो गैस पाइपलाइन का आप भुगत रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें और एक दो और भी इस तरह से हैं। आपने कुछ जुर्माने भी देने पड़ेंगे, वरना फिर अगर आप नहीं करेंगे, चीज़ों को ऑनर नहीं करेंगे तो मामला ये दूसरी बात ये है कि स्टेट्स टू स्टेट जो डायलॉग होते हैं ना, वो हवा में नहीं होते, इस तरह से नहीं होते कि जी कि वो हम आके बगले में जाना शुरू कर दें। उन्होंने आप ऐसे ही आपको दे दिया, उन्होंने बाकायदा ये इलामिया जारी किया है कि पहले मरहले में $5 अरब की हम इसको तेज़ी के साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरे मरहले में उसमें 2 सरमाया के, जिसका आपने $25 अरब की सरमायाकारी का जिक्र किया, उसमें $16 अरब की रिफाइनरी है, वही रिफाइनरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये हुई बात। उसके अलावा कोई इसमें जो ज़राअत के में जो ग्रीन पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन को $5 अरब की सरमायाकारी उसमें भी है, $21 अरब की वो सरमायाकारी है। वो उन्होंने कंफर्म किया कि जी कि वो यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं। उसके अलावा एक रशिया की रिफाइनरी का भी जिक्र है, उसको भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा, वो भी यहाँ पे एक कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन है उनके साथ। फिर कतर यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए आ रहा है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था। एक UAE पाकिस्तान में सरमाया, और चाइना का जो फेज़ 2 है CPEC का,
जिसको हम कह सकते हैं कि जी कि एक रोक दिया गया था, उसकी वजूहत जो भी थी, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा ये एक अब अंडरस्टैंडिंग बातचीत हो चल चुकी है, बाकायदा अंडरस्टैंडिंग कि उसको फेज़ 2 के बाद तेज़ी के साथ उसको किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आपको नज़र आती है, डॉलर स्टेबल नज़र आता है पाकिस्तान में, उसके पीछे ये फैक्टर भी तो है कि पाकिस्तान में बहुत डॉलर आने वाले हैं, सैलाब में आ सकते हैं, ज़लज़ले में आ सकते हैं, अगर 9/11 के बाद आ सकते हैं, 75 की खिदमात के ऊपर आ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं आ सकते? बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कहा जा रहा था कि जनाब नई हुकूमत आएगी, सियासी इस्तेकाम होगा और फिर जनाब सरमायाकारी के रुख जो हैं पाकिस्तान की तरफ हो जाएंगे। हालात ये हैं कि इलेक्शन 2024 में जीतने वाले भी कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, हारने वाले भी कह रहे हैं फ्रॉड हुआ है। अभी मरकजी में 6 ये उसी तरह की बात है कि वो IPP वाली जो बात मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। यानी अभी हुकूमत को चंद महीने नहीं हुए तो इस हुकूमत के जाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको सियासी इस्तेकाम नजर आ रहा है? हरगिज़ नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? ये ये मौजूदा हुक्मरान जो है हमारे, आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए। वो लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ कौन ने लड़ रहा है? वो मुआशी कौंसिल बनाई थी और उसमें वजीर खजाना को निकाल दिया। और जो नहीं मुआशी कौंसिल से नहीं निकाला, वो इक्तिसादी कौंसिल से उन्होंने वजीर, उसकी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ, अगर टाइम चूंकि थोड़ा है वरना मैं आपको बयान कर देता हूँ। उसकी वजह ये थी, उसमें चूंकि चारों सूबे उसमें शामिल थे और वजीर खजाना औरंगजेब साहब की बजाय इसहाक डार साहब चूंकि सबके साथ अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं। क्या पोर्टफोलियो है कि वजीर खजाना को आप बाहर निकाल दें? उसमें कहीं नहीं लिखा कि वजीर खजाना इसमें डालना, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। सर हो सकता है। आगे चलें। आपने वो जो कमेटी बनाई, ये जो बाहर जाने वालों को रोकते हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL, अच्छा, उसमें वजीर दाखिला को नहीं रखा। किस में? वो एक कमेटी बनी थी जिसने तय करना था। वजारत दाखिला उसका फैसला करती है, वजीर उस कमेटी में, वो कबीना की कमेटी है, कबीना की कमेटी ने फैसला करके उसको वजारत दाखिला को भेजना है। इंडिकेट करता है कि ये मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके अंदर कोहेरेंस नहीं है। कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी हम जा रहे हैं। रात को वैसे मैंने सुनी है टेलीविजन पर, और टेलीविजन पे सुन के आप फैसले फैसला नहीं कर रहा, मैं तो परसेप्शन देखिए, की मैं बात कर रहा हूं। आपको मैं ये बात कर रहा हूँ, आप परसेप्शन की भी बात ना करें, आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें ना। के अपनी क़यादत जो है, बड़े मैं लोग जो हैं, पाशा साहब, वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या सेनेट का इलेक्शन रुक गया? रुक गया? हो रहा है नहीं, कब हो रहा? हो गया ना, हो गया। एक मिनट है, रुक जाए ना, रुक जाए ना। किसने रोका था हल्फ लेने से? वो किसने रोका था? हुकूमत ने रोका था। उन्होंने रोका ना। तो फिर अच्छा, दूसरी बात क्या कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे वो रुक गए हैं? जारी हैं। फिर क्या सूबों के अंदर हुकूमतें बनना रुक गई हैं? जारी हैं। जारी नहीं है, हो गया है। ओ भाई, उनकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू क्या होती है? यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, 24 के इलेक्शनों के नताइज के हवाले से वो नहीं मान रही इस हुकूमत को। ना मेरी बात मतलब ऐसे ना करें ना। नहीं, ऐसे ना बात करें। देखिए मेरी बात, पहले आपने इलेक्शन के अंदर इंतखाबी निशान छीन लिया। नहीं ऐसे किसी ने मकसूर नशिस्तें नहीं दी। पाशा साहब, आप ये जो बात, बगैर आप आगे पाशा साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात वो है रिलीफ मांगने की। आप आइन और कानून की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक तो चीज़ ये है कि मुझे रिलीफ चाहिए, ठीक है, आप मांगे रिलीफ के जी मुझे रिलीफ चाहिए, आइन और कानून को छोड़ दे, फिर बात आपकी बनती है। अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक तो यही फैसला बनता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन बात फिर वहीं आती है। देखिए, बात मैंने आपसे ये कहा था, हम और तरफ उलझ गए ना बात को। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जो ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को क्या मिल सकता है? मेरा सवाल ये था। आप मुझे वो सियासी उनकी ख्वाहिशात बता रहे हैं। अच्छा, वैसे ये है कि जो डाउन स्लाइड है ये मईशत की, वो रुक चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुआशी बदहाली थी वो रुक चुकी है। और पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक आउटलुक है वो कम से कम नेगेटिव से स्टेबल हो गई है। पॉजिटिव शायद अभी नहीं है, लेकिन वो स्टेबल हो गई है। और अब हुकूमतें जिस तरह भी कायम हुई हैं, धोखे से, फ्रॉड से, जैसे भी हुई हैं, वो कायम हो गई हैं। और एक वाले से जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पॉजिटिव स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद है, ये उसमें हम कामयाब नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान को सफारती खड्डे के अंदर गिरा दिया था, पाकिस्तान उससे बाहर निकल आया है। और एक वाले से आने वाले दिनों में
हमें लग रहा है कि 2025 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, जो 25 से ये 15 पे 15% आने पे आ की तवक्को की जा बिल्कुल रही है। ऐसे ही है। दूसरा, इस वक्त जो और पाकिस्तान का जो शरह नमू है जी। वो 2.8 पे इस अगले बजट में जा सकती है। अच्छा, अब बहुत आपने खूबसूरत बात कही। इस साल जो पाकिस्तान की शरह नमू है उसका मुआवजना अगर हम शरह अफजाइश आबादी से करें तो शरह अफजाइश बराबर ही आबादी होती है। ज़्यादा है ऐसे ही। और शरह नमू कम है। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे इस साल हमारी जो शरह नमू है मईशत की वो मनफी होगी। ठीक है, आप ठीक उसको है, इस तरह का, लेकिन ये भी तो ठीक है, देखें ना मैं कि आप आगे आ रहा कहाँ हूं। से ऊपर आए हैं ना। ठीक है, ये इसको इस हम इसको, ऊपर आ गए हैं। हाँ। लेकिन हमारी जो शरह नमू है वो हमारी आबादी की शरह से कम है, तो इसका मतलब है शरह नमू मनफी है। लेकिन वो अगले साल जो है हाँ। उसमें पॉजिटिविटी की तवक्को की मतलब उसका ट्रेंड जो है ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव है ना। हाँ। फैलता जा रहा है, बिल्कुल अच्छाई ठीक, की तरफ जा ठीक, रहा है। ठीक, ठीक। तो ऐसे लग रहा है कि 2025 का जो साल है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बुरी खबरें हैं उनमें कमी करेगा और हम माशी इस्तेकाम की तरफ यकीनन यकीनन जाएंगे। बढ़ेंगे। अच्छा, और हाँ, आपकी जी। मैं पसंदीदा जो आपकी हुकूमत है उसके मुतालिक भी चंद बातें बता दूं, अच्छी बातें। वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके पास नाकामी का ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये हुकूमत आवाम को रिलीफ न दे सकी तो ये तारीख के कूड़ादान में चली जाएगी। इसलिए ये हुकूमत परफॉर्म करेगी, परफॉर्मेंस दिखाएगी और आवाम के मसाइल हल होंगे। ये यकीनन बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। देखिए, बात ये है कि किसी भी हुकूमत के लिए जो आवाम के लिए कुछ ना कर सके उसको कोई हक नहीं होता कि वो चिमटी रहे और वो अपना वक्त गुजारे और हालात मज़ीद ख़राब हों। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ वो भी है कि हमें इसको अच्छे के लिए देखना है कि इस वक्त अभी चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस ने एक फ़िक्रा बोला था। उन्होंने कहा जी कि गोयबल का दौर वापस आ रहा है। आपको याद होगा उन्होंने ये कोर्ट में ये फ़िक्रा कहा था कि गोयबल का दौर वापस आ रहा है। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि जब हम कुछ नाज़रीन जो भी देखने वाले हमारी गुफ्तगू सुनते हैं उसमें ये ज़रूर एनालिसिस करें, ख़ुद देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, कि क्या ये सारा कुछ ये गुफ्तगू की हद तक है, ज़मीन पर भी कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों सूरतों में अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जी कि बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी मेरे ख़्याल में कि ये मुनासिब बात नहीं। ये इसका जो नतीजा वो नाजरीन को निकालना चाहिए। तो नाजरीन, आपने पाशा साहब की गुफ्तगू सुनी। मैंने कोशिश की कि हमने इसका कुछ नतीजा निकालें और आप तक कोई जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उससे आगे की कोई सूरत हाल पेश करने की कोशिश करें। हम किस हद तक कामयाब हुए वो फ़ैसला आप करेंगे। और यकीनन मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि जी कि गुफ्तगू ज़रूर सुने और उसका नतीजा आप ख़ुद हक़ाइक़ की रोशनी में निकालने की कोशिश करें। यकीनन ये आपके जहन के बहुत से जो सवाल हैं उनका जवाब उसमें से मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।